गेटवे क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर सिस्टम को पढ़ा था और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डैम्पिंग रेशियो थे उसके हिसाब से कैसा रेस्पॉन्स आता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। वहां पर हमने दो तरीके से डैम्पिंग रेशियो को इवेल्युएट किया था कि अगर उसके पोल्स आ रहे हैं तो कैसा आएगा, और हालांकि रेस्पॉन्स सेम ही आता है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम उसकी एक समरी बना लेते हैं क्योंकि सिलेबस में मेंशन था लोकेशन ऑफ रूट्स का आपको पूरा बनाना है। तो मैंने आपको रैंडमली बताया था, मैं उसको प्रॉपरली आपको बताया तो अगर एग्जाम में आता है तो लोकेशन ऑफ रूट्स को आपको कैसे दिखाना है। तो ये चीज हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, उसको हम करेंगे कवर। और उसके अलावा आज हम टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन करेंगे जिसमें आपको डिले टाइम, पीक टाइम, राइज टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, सारी चीजें पढ़नी है विद यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे तो आज हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन कवर करेंगे, राइट। एंड लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम रेस्पॉन्स, इस चीज को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा और फिर इस पर्टिकुलर पोर्शन से हमारा केवल एरर वाला बचेगा जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स है तो अगर आप देखें तो कैसे बनाएंगे ये आपने पिछले लेक्चर में कवर किया था पूरा। अब इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दी हुई है या हमने पहले कैलकुलेट की थी, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था इक्वल टू जीरो। फिर हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट केस थे, चारों केस को मैंने यहाँ पे समराइज करके लिख लिया है। ये हम चारों केस वहां पे सॉल्व करके ला चुके थे लास्ट वाले सेक्शन में, जो हमने लास्ट ओवर डैम्प्ड ये लेक्चर किया था, राइट। तो पहला केस हमने डिस्कस किया था अंडर डैम्प्ड, जहां पर पोल जो जीटा की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है, 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। उस केस में जब हमने पोल निकाले थे तो पोल हमारा आया था माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी। अब इस केस में जब हमारा जीटा की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, तो देखिए ये एक रियल पार्ट है, ये एक रियल पार्ट है, ये एक रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है बी। हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए बी। यानी कि अगर मैं इसके पोल्स को प्लॉट करूं, दोनों पोल्स को, वो कहां पर होंगे, जीटा ओमेगा एन माइनस, यानी कि माइनस जीटा ओमेगा एन यहां ले लो, ये हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन। ठीक है, रियल पार्ट में इतना है और इमेजिनरी में जे ओमेगा डी, यानी कि यहां से जे ओमेगा डी। तो अगर मैं यहां से जे ओमेगा डी ले लूं, तो मेरे जो पोल मुझे मिलेंगे ना, एक पोल मुझे यहां मिलेगा और एक पोल मुझे यहां मिलेगा। ये वाले पोल मुझे कब मिल रहे हैं, जब मेरी जीटा की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। ठीक है, 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। सिमिलरली ये वाला पोल भी मेरा तभी मिल रहा है, ठीक है, इस बीच में। दूसरी कंडीशन, अच्छा इस पोल पे रेस्पॉन्स कैसा आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरी कंडीशन जब अनडैम्प्ड केस है, अनडैम्प्ड केस मतलब जब जीटा की वैल्यू 0 है, तब मुझे दोनों कैसे पोल मिलते हैं, इमेजिनरी पोल मिलते हैं। दोनों पोल मुझे कैसे मिलते हैं, इमेजिनरी पोल मिलते हैं। इमेजिनरी पोल मेरे कहां पे लाई करेंगे, यहाँ पर। ये है मेरे पास जे ओमेगा डी, जे ओमेगा डी, यानी कि एक पोल मुझे यहां मिल रहा है, एक पोल मुझे यहां पर मिलेगा, सॉरी, एक पोल मुझे यहां मिलेगा और एक पोल मुझे यहां मिलेगा। यहां पर कौन सा पोल मिल रहा है, जब मेरा जीटा इक्वल टू 0 है, जब मेरा जीटा इक्वल टू 0 है। दोनों मेरे कैसे हैं, इमेजिनरी पोल है। ठीक है, ये दोनों पोल मैंने ड्रॉ कर दिए। क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड कब होता है, जब जीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो जीटा इक्वल टू 1 पे मेरे पोल कैसे आ रहे हैं, रिपीटेड पोल है माइनस ओमेगा एन पे, तो माइनस ओमेगा एन बेटा मेरा ये होगा। यहाँ पर मेरे दो पोल होंगे ओमेगा एन, तो दिस इज ओमेगा एन। तो यहाँ पर मेरी जीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। जीटा की वैल्यू कितनी है, 1 होगी। यानी कि जो इसकी रेडियस है ना, ये जो रेडियस आपको दिख रही है, रेडियस इज ओमेगा एन। ये जो सेमी सर्कल मैंने बनाया है, रेडियस कितनी हो जाएगी,
ओमेगा एन। अब एक केस बचता है ओवर डैम्प्ड केस। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको ओमेगा डी की जगह ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस जो जीटा स्क्वायर है ये 1 से बड़ा होगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इमेजनरी आएगी, मतलब निगेटिव आएगी। निगेटिव आएगी तो यहाँ पर जे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जे का स्क्वायर हो जाएगा। जे का स्क्वायर होगा तो ये रियल टर्म बनेगी। मतलब आप समझिए, जैसे अगर मैं जीटा की वैल्यू को सपोज 2 ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसको 2 लेता हूँ तो जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा की वैल्यू कितना ले लिया मैंने 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट -3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ जे इंटू ओमेगा एन इंटू जे ऑफ 3। रूट -1 का मैंने क्या लिख दिया जे, और ये जे स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा एन इंटू रूट 3। इट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी ना ये हमेशा एक रियल वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि जे तो पहले से ही मल्टीप्लीकेशन में। तो जब भी जीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है ये एक रियल वैल्यू बनेगी। अब एक बार इसको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है जीटा ओमेगा एन में। जीटा ओमेगा एन में एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका रिजल्ट होगा वो रियली आएगा। तो दो पोल यहाँ पर आपके आएंगे, एक पोल आपका सपोज यहाँ आएगा, एक पोल आपका यहाँ आएगा। ये भी आपका जीटा ग्रेटर देन 1 पे आएगा, तो ये भी आपका जीटा ग्रेटर देन 1 पे आएगा। तो इस तरह से आपके सारे पोल हमने यहाँ पे डाइव कर दिए। अब अगर मैं इसका रेस्पॉन्स बनाना चाहूँ तो ये जो मुझे रेस्पॉन्स मिलता है, ये रेस्पॉन्स कैसा था मेरा? अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स था। अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स मेरा कैसा बनेगा? हमेशा कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का रेस्पॉन्स बनेगा के लिए। ठीक है, अब अगर मैं किसी और चीज का रेस्पॉन्स बनाऊं, जैसे अगर मुझे बनाना है थीटा इक्वल टू 0 पे, इसका कैसा होता है? अनडैम्प्ड। इसका कैसा होता है? अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स होता है। अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स कैसा होगा? वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स होगा। ये सब हमने कैलकुलेट किए हुए, ड्रॉ भी किए हुए। फिर उसके बाद आ जाता है ओमेगा एन, यानी कि ये वाली वैल्यू। जब मेरा कौन सा केस है? क्रिटिकली डैम्प्ड है। और अगर ये क्रिटिकली डैम्प्ड है तो मेरा रेस्पॉन्स कैसा आएगा? कुछ तरह का आएगा। अब इसके बाद नया केस आ जाता है जब मेरे पास ये ओवर डैम्प्ड है, यानी कि ये वाला केस ले लो चाहे ये वाला केस ले लो, एक ही बात है, चाहे ये वाला ले लो। यहाँ पर मेरा रेस्पॉन्स कैसा आ जाएगा? कुछ इस तरह का आ जाएगा। क्लियरली आएगा, बट उसका रेस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होगा। उसका रेस्पॉन्स जो होगा थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा क्रिटिकली। तो अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, और ये आ जाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक, और ये आ जाएगा ओवर डैम्प्ड। ठीक है, बस ये डायग्राम आपको बनाना था। ये इसके लिए आ गया, ये इसके लिए आ गया, ये आ जाएगा, और ये ओवर डैम्प्ड का ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना सकते हैं। हालांकि डायग्राम बनाने को मुश्किल ही आता है, बट फिर भी जब सिलेबस में दिया हुआ है तो मैंने आपको इसको सोचा प्रॉपरली एक बार ड्रॉ करवा दूं, ताकि आपको कोई डाउट इसमें ना रहे। ठीक है, इस तरह से आप लोकेशन ऑफ रूट्स को इस पे सेमी सर्कल पे दिखा सकते हो। सेमी सर्कल आप इसका बना सकते हो। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बात करेंगे अपने की टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में ये कभी जाता है। लास्ट ईयर नहीं आया था, लेकिन ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप छोड़ सकते ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें हैं कि जो हम रेस्पॉन्स निकाल रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उस रेस्पॉन्स को हमें एनालाइज करना है, उसकी चीजें होती क्या क्या है। उसमें कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है डिले टाइम। डिले टाइम का मतलब क्या है कि हमारा जो रेस्पॉन्स है जब वो स्टार्ट होता है, जब वो स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होने पे वो अपनी टोटल वैल्यू का, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है जहां पे रेस्पॉन्स को सेटल होना है, इस वैल्यू का 50% कितनी देर में पकड़ेगा। एक तरह से पिकअप स्पीड जिसको हम बोलते हैं, कितनी देर में वो अपने 50% पर पहुंचेगा। तो जब वो रेस्पॉन्स 0 से 50% पहुंचेगा, इस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? डिले टाइम। ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिले टाइम। डिले टाइम क्या है? फर्स्ट टाइम जब आपका रेस्पॉन्स 0 से 50% वैल्यू तक पहुंचेगा, तो
उतनी देर में जो टाइम लगेगा या वो जो टाइम ड्यूरेशन होगी उसको हम बोलते हैं डिले टाइम, 0 से 50%, राइट। तो हम लिख सकते हैं 0 to 50% पहुंचने में जो टाइम लगेगा हमने नाम दे दिया डिले टाइम, ठीक है जी। उसके बाद आता है राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 10% टू 90%। मतलब यहां से 90% या 100%, यानी कि यहां तक पहुंचने में जो टाइम इसको लग रहा है, लगभग 100% पहुंचने में जो टाइम लग रहा है। इन सम केसेस अगर हमारा ओवर डैम्ड केस है या क्रिटिकली डैम्ड केस है तो वहां पे 90% तक हम ले लेते हैं। तो 100% तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, 0 से 100 राइज कर रहा है, मतलब अपना सिग्नल फुल वैल्यू तक कब पहुंच रहा है पहली बार, तो फुल वैल्यू तक पहुंचने में पहली बार में जो टाइम लग रहा है दैट इज राइज टाइम। सारी चीजें फर्स्ट टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वैल्यू तो बार बार आएगी, देखो यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। हम ऐसा नहीं कि ये टाइम भी कैलकुलेट करेंगे ये भी करेंगे, नहीं। फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेशन में आ रहा है, फर्स्ट टाइम ये अपनी 1 तक कितनी देर में पहुंच रहा है, 100% वैल्यू कितनी देर में अचीव कर रहा है। 50% के लिए डिले टाइम, 100% के लिए राइज टाइम। और उसके बाद ये ऑक्सीलेशन करते करते एक अपने मैक्सिमम तक पहुंचता है। जब ये मैक्सिमम तक पहुंचता है, यहां तक पहुंचने में जो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पीक कब मिल रही है इसको, तो फर्स्ट पीक जो मिलती है उसको बोलते हैं पीक टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो पीक हमें मिलती है तो हमने क्या नाम दिया है, पीक टाइम। उसके बाद ये ऑक्सीलेशन शुरू हो जाएंगे, तो ये कहलाएगी हमारी फर्स्ट पीक। इसके तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो पीक टाइम। ये हो जाएगी सेकेंड पीक, ठीक है। फिर ये हो जाएगी थर्ड पीक। ये पीक्स बन रही है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम केवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पीक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है तो वो हमारा टीपी कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद जब रेस्पॉन्स इस फाइनल वैल्यू के पास पहुंचेगा और डिफरेंस कितना रह जाएगा, 2%, 3%, 4%, इतना डिफरेंस अगर रह जाएगा, 2 से 5% के बीच का अगर डिफरेंस है, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा सिग्नल जो है वो सेटल हो, वो सिग्नल हमारा सेटल हो गया, स्टेबल हो गया। कब मानेंगे, जब डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू में और रियल वैल्यू में 2% से 5% का होगा। जैसे यहाँ पर अगर ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, येलो लाइन व्हाइट वाली से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि ये डिफरेंस 1% या 2% का हो सकता है। तो अगर ये 1 या 2% का डिफरेंस है, 3% का भी है, 4 का भी है, तो हम ये मान लेंगे कि अब हमारा सिग्नल जो है वो सेटल हो गया। अगर सिग्नल सेटल हो गया तो जब ये वैल्यू हमें मिलती है उस टाइम को हमने नाम दे दिया सेटलिंग टाइम। हमने क्या बोल दिया, सेटलिंग टाइम, कि कितनी देर में मेरा सिग्नल सेटल हुआ है। आफ्टर दिस ट्रांजिएंट फेज, कितनी देर बाद मेरा सिग्नल जो है वो जाके सेटल हो रहा है, दिस इज नोन एज सेटलिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि क्या टीडी होता है, राइज टाइम क्या होता है, पीक। ये डेफिनेशन रटने वाली नहीं है, सिंपल, अगर आपने समझ लिया क्या होता है तो आप इसको कर सकते हैं, राइट। ये एमपी से डिनोट करते हैं, या एमओपी गलती से टाइप हो गया, एमपी। इसके बाद एक चीज और आती है, मैक्सिमम ओवरशूट। मैक्सिमम ओवरशूट का मतलब है भाई हमारी एक वैल्यू थी, हमें सिग्नल को 1 पे लेके आना था, अब वो 1 से कितना ऊपर निकल गया, मैक्सिमम तो यही मिल रहा है ना भाई, ये 1 है, इससे ये कितना ऊपर तक गया, यहां तक गया, इसके बाद तो कभी इतना गया नहीं। तो ये अपनी रेफरेंस वैल्यू से मैक्सिमम कितना ऊपर गया, ये कहलाता है मैक्सिमम ओवरशूट। तो 1 से ऊपर कितना गया, तो देखो 1 से और यहां तक जो पीक मिल रही है, ये डिफरेंस, हमको तो सिग्नल यहां पर चाहिए ना, ये चाहिए, तो इससे कितना ऊपर गया, इस क्वांटिटी को बोलते हैं मैक्सिमम ओवरशूट, या इसको बोलते हैं एम, मैक्सिमम ओवरशूट। इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे। ये 5 चीजें हैं, डिले टाइम क्लियर हो गया, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, उसके बाद मैक्सिमम ओवरशूट। ये सारी चीजें आपको डिराइव करनी है, सारी चीजें डिराइव करनी, यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो भले ही आप इसको ऐसे डिफाइन करके आ सकते हैं, बट अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए ड्राइव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिले टाइम की बात करें, ठीक है। अब डिले टाइम क्या था, देखो डिले टाइम था जब मेरा रेस्पॉन्स, ये सीटी है, ठीक है, येलो वाली लाइन रेस्पॉन्स ही तो है, सीटी की लाइन है। जब मेरा सीटी अपनी वैल्यू का 50% पहुंच जाएगा, उस टाइम को हम क्या बोल देंगे, डिले टाइम। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं एट
E इक्वल टू टी, जब मैं टाइम को डिले टाइम के इक्वल लूंगा देन ct will be 0.5 and ct will be 0.5. अब ct कितना था मेरा, ct हमने ड्राइव किया था, ct इक्वल टू था 1 माइनस e की पावर जीटा ओमेगा n इंटू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा डी प्लस 5, राइट, यही तो था हमारा रेस्पॉन्स। अब अगर मैं t की जगह td कर दूं, t की जगह कितना करना पड़ेगा मुझे, 0.5 करना पड़ेगा, उस dt की जगह मैं कितना कर दूं 2.5 इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और इसकी जगह कर देंगे t की जगह td अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5। जहां जहां टी था वहां वहां पर हमने क्या कर दिया, टीडी उसको लिख दिया, टी की जगह हमने क्या लिख दिया, टीडी लिख दिया। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो हम वैसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम इसको डायरेक्टली मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने में फिर बहुत ज्यादा स्टेप्स लगेंगे, वो आपके उस करने भी नहीं है आपको, ठीक है। तो हम यहीं पे लिख देंगे, अगर आप बुक्स भी देखेंगे तो वहां पर भी इनको सॉल्व नहीं किया जाता। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन is given by, हो जाएगा ed इक्वल टू 1 प्लस 0.7 ऑन ओमेगा, ठीक है। ये हमारा ओमेगा एन क्या है, ये सब मैंने आपको पहले ही लिखा रखा है। ओमेगा एन हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन क्या है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज द डेरिवेशन फॉर डिले टाइम, इतना ही करना है। अब आप इसको सोल्व करने मत बैठ जाना, सोल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आंसर याद कर ले, जहाँ पे जितना सॉल्यूशन पॉसिबल है जिसको हम इजीली कर सकते हैं उसी को करेंगे, तो करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। वैसे भी डिले टाइम है तो डिले टाइम डिले ही लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं राइज टाइम। तो 10% टू 90% और 100%। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपका जो रेस्पॉन्स है वो आप ओवर डैम्ड का केस ले रहे हो या फिर आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले रहे हो, तो वहां पे कई बार 90% तक रिजल्ट पहुंचता है, 100% तक पहुंचता ही नहीं है, तो हम उसको ही राइज टाइम मान लेते हैं। 90% से ऊपर आ गया तो वो राइज टाइम है। लेकिन जब हमारा अंडर डैम्ड केस होता है जहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स 100% को भी क्रॉस करके जा रहा है, तो वहां पर हम 100% ही करते हैं। तो ये बिल्कुल फिक्स 90% इसलिए किया गया है कि अगर अंडर डैम्ड केस है तो 100% लेंगे, लेकिन अगर कोई हमारा क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है या फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जहां पर रेस्पॉन्स इस तरह का आता है, अब ये रेस्पॉन्स बेचारा 100% तक तो पहुंच ही नहीं रहा ना, हम इसको 90% मान लेंगे कि 90% से ऊपर गया तो राइज टाइम, ठीक है। तो राइज टाइम में हम क्या ले लेंगे, इफ या एट टी इक्वल टू टी आर, एट अगर हमने टाइम को कितना ले लिया, राइज टाइम एट टी इक्वल टू टी आर, उस केस में जो मेरा रेस्पॉन्स है टी टी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 100% यानी कि 1। अब मेरा रेस्पॉन्स अगेन कितना था, टी टी इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस जीटा ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ठीक है। ये रेस्पॉन्स था, टी को 1 रख दे, 1 इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी आर ऑन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू आर प्लस 5। क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस भी इधर जाके गायब कर देंगे हम, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास पावर माइनस ओमेगा एन आर ऑन रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी आर प्लस 5, ठीक है जी। ये हमारे पास फाइनल निकल के आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ओमेगा एन टी, ये ओमेगा एन, ये हमारी जीरो नहीं हो सकती,
बट थीटा ओमेगा एन आर कैन नॉट बी जीरो। इस वैल्यू को हम जीरो नहीं कर सकते। अगर ये जीरो नहीं है इट मीन्स कि ये वैल्यू जीरो होगी। तो साइन ओमेगा डी इंटू टी आर प्लस पाई विल बी इक्वल टू जीरो। और साइन में जीरो वैल्यू किसकी होती है? एन पाई की। या मैं इसको इक्वल लिख सकता हूं साइन एन पाई, साइन एन पाई के इक्वल लिख सकता हूं। इट मीन्स ओमेगा डी टी आर प्लस पाई इक्वल टू एन पाई। और एन इक्वल टू 1। एन पाई से मेरा मतलब ये है आप अगर पाई पे निकालेंगे तो साइन पाई की भी वही वैल्यू आती है, साइन 2 पाई की भी वो वैल्यू आती है, साइन 3 पाई की भी वही वैल्यू आती है। फर्क नहीं पड़ता। हम केवल n इक्वल टू 1 पे अब कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ओमेगा डी इंटू टी आर इक्वल टू पाई माइनस पाई, या टी आर इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन ओमेगा डी। लास्ट चैप्टर में हमने पाई की भी वैल्यू को नोट किया था और ओमेगा डी की वैल्यू को भी नोट किया था। कितना हो जाएगा? tan फाई की वैल्यू थी हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्या था? tan फाई इक्वल टू था अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। और ओमेगा डी की वैल्यू हमारे पास कितनी? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बस ये वैल्यू इसके अंदर रख दो। तो टी आर विल बी इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी की जगह रख देंगे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा राइज टाइम। दिस इज माय राइज टाइम। ठीक है, दिस इज द फाइनल डेरिवेशन फॉर राइज टाइम। राइज टाइम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, आसान है। और ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आता है, मतलब आपको डिराइव करने के लिए आएगा लिटरली कि राइज टाइम डिराइव करो, राइज टाइम कितना होता है। तो राइज टाइम आप ऐसे डिराइव करके ला सकते हो। तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करें पीक टाइम। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान, पीक टाइम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का क्या तरीका होता है कि डिफरेंशिएट करो रेस्पॉन्स को और जीरो के इक्वल रखो, वही आपको मैक्सिमा भी दे देगा, वही आपको मिनिमा भी दे देगा। तो यहाँ आपको रेस्पॉन्स को डिफरेंशिएट करना है एंड देन उसको जीरो के इक्वल रखना। तो रेस्पॉन्स क्या है हमारा? रेस्पॉन्स है t इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी ऑन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस पाई। ये हमारा रेस्पॉन्स है। और मैक्सिमा हम क्या करते हैं? मैक्सिमा के लिए डी टी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। नाउ अब यहाँ जो हमारा फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन में दो टी के पार्ट है। एक देखो ये भी जो है टी का फंक्शन है, तो मान लिया f1, और ये भी एक टी का फंक्शन है, तो मान लिया f2। तो हमने मान लिया f2। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ f1 into f2 क्या होता है? f1 डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है? d बाई dt ऑफ f1 f2 क्या होता है? f1 बाई dt ऑफ f2 प्लस f2 d बाई dt ऑफ f1। पहले फंक्शन को एज इट इज रखो। देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? इसका तो जीरो हो जाएगा। तो ct को हमें जीरो के इक्वल रखना है। कितना आ जाएगा? जीरो माइनस, अब पहले हम इस फंक्शन को एज इट इज रख देते हैं, e की पावर माइनस थीटा ओमेगा n इंटू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। पहले फंक्शन को एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, कितना हो गया साइन का? हो जाएगा cos ओमेगा डी प्लस पाई। ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा इनटू ओमेगा डी, इनटू ओमेगा डी। भाई ओमेगा डी टी प्लस फाइव का कितना करेंगे? ओमेगा डी, फाइव का जीरो। ठीक है, अब प्लस ये माइनस को मैंने बाहर रखा है, माइनस साइन तो यहीं पे है ना, पहले से माइनस साइन को बाहर रखा है, प्लस अब इसको एज इट इज रख लो, साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव। पहले दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखा, पहले को डिफरेंशिएट किया, देखो कितना हो जाएगा?
e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी का सेम रहेगा, पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और पावर जो है ये माइनस जीटा ओमेगा एन टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस जीटा ओमेगा। तो दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि ये माइनस साइन है और एक माइनस यहाँ है, ये माइनस इसको माइनस कर देगा और बाहर वाला इसको वापस से प्लस कर देगा, यानी कि इस जगह पे प्लस रहेगा और ये चीज प्लस की हो जाएगी। क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ये वाली पूरी टर्म को हम कॉमन निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, माइनस साइन को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर माइनस कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस पाई। ओमेगा डी को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस ये वाली पूरी टर्म तो बाहर आ गई, और देखो ये माइनस ने पहले इसको माइनस किया और बाहर वाले माइनस ने वापस से इसको प्लस किया, तो ये आ जाएगा थीटा ओमेगा एन एंड साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई। ठीक है, क्या अब यहाँ से ओमेगा एन भी कॉमन आ सकता है, ये रहा ओमेगा एन, ये रहा ओमेगा एन, तो यहाँ बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और तो चलो हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, या ये वाली टर्म इक्वल टू तो जीरो चल रही है हमारे, इस पूरी टर्म को तो जीरो के इक्वल ले जाओ, केवल ये बचेगा। ठीक है, और ओमेगा एन को भी मैं कॉमन ले जाऊं तो वो भी जीरो के साइड चला जाएगा, यानी कि ओमेगा एन भी मेरा बाहर, ये भी मेरा बाहर चला जाएगा, तो सब जीरो के साइड चला जाएगा, तो जीरो इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा डी टी प्लस पाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई। ठीक है, ये आ गया। इस जीटा को भी कॉमन ले जाओ और जीरो के इधर ले जाके उड़ा दो। ठीक है, तो जीटा को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे जीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा, देखो इसको दोबारा लिख लेते हैं, तो माइनस ये अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये वाली टर्म पहले लिख ली, क्योंकि जीटा को कॉमन लिया तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन थीटा माइनस में चल ही रहा है, माइनस में चल रहा है ये। ठीक है, और cos ओमेगा डी टी प्लस पाई, cos ओमेगा डी टी प्लस पाई। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा, थीटा तो चला ही गया यहाँ से, तो साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू। चलिए अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो मैंने पहले बताया था, अभी ये क्या होता है tan फाइव, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस tan फाइव cos ओमेगा डी टी प्लस पाई प्लस साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई इक्वल टू tan फाइव को हम लिख सकते हैं sin फाइव अपॉन cos फाइव, और अगर cos फाइव को एलसीएम ले लेंगे तो इधर cos फाइव आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस sin फाइव, tan फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, sin फाइव ऑन cos फाइव। और देखिए जब मैं sin फाइव अपॉन cos फाइव लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में cos फाइव आएगा कॉमन, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो इधर भी cos फाइव आएगा, बाकी नीचे वाला जीरो से इक्वेट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं sin फाइव cos ओमेगा डी टी प्लस फाइव प्लस cos फाइव sin ओमेगा डी टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब ये फॉर्मूला बन गया sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी का, sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी। अगर मैं इसको a मान लूं और फाइव को b मान लूं तो ये बन गया फॉर्मूला sin ए cos बी प्लस cos ए सॉरी माइनस cos ए sin बी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है sin a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा sin a माइनस बी। sin a माइनस बी कितना हो जाएगा, sin a माइनस बी हो जाएगा ओमेगा डी टी प्लस फाइव इज माई ए माइनस बी कितना हो जाएगा फाइव इक्वल टू जीरो। तो देखिए फाइव से फाइव कैंसल, यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी इक्वल टू जीरो।
अच्छा ये टी कौन सा होगा, ये टी होगा, क्योंकि हम सारी कंडीशन किसके लिए निकाल रहे हैं, पीक टाइम के लिए निकाल रहे हैं। तो साइन ओमेगा डी टी इक्वल टू पीपी इक्वल टू हो जाएगा साइन एन पाई। ठीक है, तो यहां से ओमेगा डी इसको इक्वेट कर ले, ओमेगा डी इंटू टीपी इक्वल टू हो जाएगा एन पाई, या टीपी इक्वल टू हो जाएगा एन पाई अपॉन ओमेगा। अब यहां पर एन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो 4 एन की डिफरेंट वैल्यू 4 एन इक्वल टू, अगर मैं इसकी वैल्यू को लिखूंगा ऑड में, ठीक है, 1 3 5 एंड सो ऑन, ये होती है हमारी पीक, मैक्सिमम पीक होती है, ये हमारी हम लिख देंगे मैक्सिमम पीक, मतलब जो पीक्स हमारी बन रही है वो। और अगर एन की वैल्यू को मैं इवन रखता हूं 2 4 6, तो ये हो जाएंगी मिनिमम पीक। ठीक है, अगर मैं एन की वैल्यू को, इफ एन इक्वल टू 1 होगा, ये क्या कहलाएगा, है मेरा मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ये मेरा फर्स्ट मैक्सिमम होगा, फर्स्ट मैक्सिमम पीक ओवरशूट, इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसमें n इक्वल टू 1 रख देता हूं, अगर मैं इसमें n इक्वल टू 1 रख देता हूं, तो टीपी इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा डी की वैल्यू रख दूंगा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। दिस इज माय पीक टाइम, दिस इज माय पीक टाइम। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, दिस इज माय पीक टाइम, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, स्क्रीनशॉट जो बच्चा लेना चाहता है ले ले, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन होके आ गया। ठीक है, दिस इज माय पीक टाइम। इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, पीक टाइम, राइज टाइम, डिले टाइम में से जनरली, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका राइज टाइम और ये पीक टाइम और मैक्सिमम ओवरशूट, तीन में से जनरली कोई ना एक डेरिवेशन आपको, एक या दो डेरिवेशन पूछ ही लेगा। ठीक है, तो यही डेरिवेशन है जो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ थोड़ा लंबा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ा है, और डिफरेंशिएशन आपका मल्टीप्लीकेशन वाला है, तो सिंपल है, वैसे तो ज्यादा कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको, ये सब आपका रफ वर्क, ये सब हमारा क्या है, रफ वर्क, हमारा रफ, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, अगर हमें मिनिमा भी चाहिए ना, जो नीचे की तरफ बन रहे हैं, जो मिनिमा क्या होंगे, तो ये मिनिमा होंगे, कहाँ गया रेस्पॉन्स हमारा, ये मिनिमा है हमारे, इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर एन को हम इवन रखेंगे तो हमें मिनिमा मिलेंगे, एन को 1 रखेंगे तो हमें मैक्सिमा मिलेंगे, बस। एन की वैल्यू 1 पे ही आएगा, 2 पे ही आएगा, 3 पे ही आएगा, एन की वैल्यू सॉरी 1 पे ही आएगा, 3 पे ही आएगा, 5 पे ही आएगा, 2 पे ही आएगा, 4 पे आएगा, 6 पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिलते चले जाएंगे, एन की वैल्यू आप कुछ भी रखते चले जाएंगे। ठीक है, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैक्सिमम ओवरशूट। तो मैक्सिमम ओवरशूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम ओवरशूट हमें कब मिलेगा, देखो मैक्सिमम ओवरशूट मिलेगा जब टाइम हमारा पीक टाइम के बराबर हो। मैक्सिमम ओवरशूट की अगर हम बात करें, मैक्सिमम ओवरशूट हमें कब मिल रहा है, जब हमारा टाइम टीपी के इक्वल है, टी इक्वल टू टीपी मेरा मैक्सिमम ओवरशूट मिलेगा। मैं लिख सकता हूं कि एट टी इक्वल टू टीपी, तो ओवरशूट होगा, या जो मेरा रेस्पॉन्स होगा वो मैक्सिमम होगा। और टीपी कितना आया था मेरा अभी, पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब ईटी कितना था मेरा, ईटी इक्वल टू था 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू ई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू ई, या इसको मैं पाई अपॉन ओमेगा डी भी लिख सकता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा डी तो है, प्लस पाई। ठीक है जी, अब अगर पुट equal to T and its value in above equation, अगर मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू को रख दूं तो CT विल भी क्या हो जाएगा, CT मैक्स निकल के आएगा, मेरा मैक्सिमम ओवरशूट हो जाएगा। तो 1 माइनस ई की पावर में रख देता हूं, तो की पावर रख देते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस
पावर माइनस ओमेगा एन, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे इसको, अभी मैं टीपी लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी इंटू टी की जगह टीपी रखेंगे, और टीपी की वैल्यू क्या रख दूं, पाई अपॉन टी की वैल्यू क्या रख दूं, पाई अपॉन ओमेगा डी प्लस पाई। ठीक है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, देखो ओमेगा डी से ओमेगा डी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा रेस्पॉन्स आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन ऑन द रूट 1 माइनस स्क्वायर साइन पाई प्लस पाई। तो साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन पाई, और जैसे ही माइनस साइन पाई लिखूंगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि अब मेरा जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, वो ये बनेगा सी टी मैक्स इक्वल टू 1 प्लस, अब मैं पी की वैल्यू यहाँ भी रख देता हूँ, ई की पावर माइनस ओमेगा एन, पी कितना था मेरा, पाई अपॉन ओमेगा डी इंटू पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। पी की वैल्यू रख दी और माइनस को प्लस कर दिया, और ये आ जाएगा साइन पाई, साइन पाई। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, मेरा सी टी मैक्स आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा इंटू पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर साइन पाई। ये आ जाएगा मेरा सी टी मैक्स। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, साइन फाई कितना होगा, देखो टेन फाई हमने निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, है ना। टेन फाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मुझे ये पता है कि भाई ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा एंगल फाई है, अब मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 1 माइनस जीटा, ये मेरे पास कितना है जीटा, ये वैल्यू कितनी होगी 1, तो मेरा टेन फाई निकल के आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। तो साइन फाई कितना निकल के आ जाएगा, साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन 1, ये अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहीं पे मेरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा टी मैक्स इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू कितनी रख दें हम, अंडर रूट 1 माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास सी टी मैक्स, केवल बचा 1 प्लस पावर माइनस पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, केवल इतना बचा। अच्छा, पीक ओवरशूट कितना है, अगर आप ग्राफ को ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लें अगर, तो ये वाला, ये इतना ही तो पीक ओवरशूट है, ना कि जीरो से लेके यहाँ तक का। भाई जीरो से यहाँ तक का थोड़ी पीक ओवरशूट है, मेरा पीक ओवरशूट तो ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू -1 अगर मैं करूंगा तभी तो मुझे मिलेगी, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, इसमें से 1 को माइनस करूंगा तब मुझे पीक ओवरशूट मिलेगा। फिर से समझ लो, हमारा पीक ओवरशूट ये नहीं है, हमारा पीक ओवरशूट ये है, मैक्सिमम ओवरशूट तो 1 से ऊपर है, तो यानी कि हमें जो भी रेस्पॉन्स आया उसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें मैक्सिमम ओवरशूट मिलेगा। तो हम अपना ओवरशूट जो निकाल रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम ओवरशूट, यहाँ जो हम अपना मैक्सिमम ओवरशूट निकालेंगे, मैक्सिमम ओवरशूट वो कितना होगा, mp इक्वल टू होगा 1 माइनस, सॉरी टी जो भी मेरा निकल के आ रहा है माइनस टी में से मैं 1 को माइनस करूंगा। क्यों करूंगा, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमारे 1 से ऊपर का जो रेस्पॉन्स है वो पीक ओवरशूट है, तो मुझे 1 माइनस करना है, राइट। तो यहाँ ct मेरा कितना आया अभी, ct मैक्स मेरा आया है 1 प्लस ई की पावर थीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, और -1, तो 1 से माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा,
p इक्वल टू आ जाएगा बेटा e की पावर माइनस थीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज माय फाइनल रेस्पॉन्स, दिस इज माय फाइनल रेस्पॉन्स। और अगर आप इसको परसेंटेज में, क्योंकि कई बार परसेंटेज में पूछा जाता है, तो एमपी निकालना चाहते हो e की पावर माइनस थीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर इनटू, तो ये आपका रेस्पॉन्स परसेंटेज। दिस इज माय मैक्सिमम ओवरशूट, दिस इज द डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम ओवरशूट या पीक ओवरशूट जिसको आप बोल सकते हैं। इस तरह से आप इसको भी डिराइव कर सकते हैं। अगेन दिस इज माय रफ वर्क टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin phi, क्योंकि sin phi की वैल्यू को यहाँ पर हमें पुट करना है। तो दिस इज द मैक्सिमम ओवरशूट एमपी, राइट। आगे बढ़े, लास्ट देख लेते हैं एक सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, सेटलिंग टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था क्या कि जो टाइम कांस्टेंट है जब वो 4 टाइम्स हो जाता है, टाइम कांस्टेंट कितना हो जाता है 4 टाइम्स, तो सेटलिंग टाइम s इक्वल टू हो जाता है, सेटलिंग टाइम ts इक्वल टू हो जाएगा जो नॉर्मल टाइम कांस्टेंट है उसका 4 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 40 एंड p कितना था वो हमने p निकाला था पिछली बार, कितना था 1 अपॉन थीटा ओमेगा n। e की पावर में जो t के नीचे आता है, तो e की पावर में आया ना कहा हमारे पास, यहाँ इक्वेशन में जो आता है e की पावर जीटा ओमेगा n अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये टॉ की वैल्यू टाइम कांस्टेंट होती है, तो टॉ कितना आया 1 अपॉन जीटा ओमेगा n, तो वही हमने लिखा है 1 अपॉन थीटा ओमेगा n। तो सेटलिंग टाइम ts इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन थीटा ओमेगा, दिस इज द सेटलिंग टाइम। ठीक है, इस तरह से आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। इनके डेरिवेशन पे बेस एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, भाई कोई सा एक डेराइव करके दो। मैंने आपको सारे डेरिवेशन यहाँ से करा दिए, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बट पहले डेरिवेशन को एंड कर लें, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम एरर पढ़ेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।